हेलो नमस्कार साथियों, टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ आज एक और नए सेशन के साथ, इसमें कि पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लिया गया है, जो कि पिछली एग्ज़ाम 2021 में जो ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हुए थे उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें कि कुछ कंटेंट के प्रश्न हैं तथा कुछ पैडागोजी के प्रश्न हैं। यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, आप इसे शुरू से अंत तक देखें। ये आज का हमारा सेट नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 सेट करा चुके हैं, जो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं उन सभी प्रश्नों को। तो दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन में ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि आप तक तो हमारी वीडियो पहुंचे ही साथ आपके दोस्तों तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके। और यह सेशन आपको कैसा लगता है, एक बार लाइक और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपके मन में कि सीटेट से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे इस ईमेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं। इस ईमेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो हमारा टारगेट है सीटेट दिसंबर 2022, जो कि दिसंबर में आप लोगों की एग्ज़ाम होनी है। उसमें आप एक बार में सफलता कैसे पाएँ, इसके लिए एक सटीक रणनीति की ज़रूरत होती है। नहीं तो आप पढ़ते रह जाएंगे और जो ज़रूरत की चीज़ है वो आप नहीं पढ़ पाएंगे, उस पर आपका कमांड नहीं रह पाएगा और आप एग्ज़ाम में 75 या 80 तक तो जा पाएंगे, लेकिन आपको 90 और उससे प्लस जो लाना है वहाँ से आप कुछ दूर पीछे रह जाएंगे। तो इसके लिए आपको कंटेंट पढ़ने के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऑनलाइन टेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट देने से आपको यह पता चलेगा कि मैं 2.5 घंटा में 150 प्रश्नों का जवाब दे पाता हूं या नहीं। यदि आप यहां पे 150 प्रश्नों को टच नहीं कर पाते हैं तो आपको स्पीड में इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता होगी, और यह आपको तभी पता चलेगा जब आप ऑनलाइन टेस्ट लगाएंगे। नहीं तो फिर आप सीधा एग्ज़ाम में जाएंगे और वहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर चलाएगा और आप सही से अपने प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए चलते हैं डिस्कशन की ओर। एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके और आपके दोस्तों तक मिलती रहे। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन जो है, अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है और इसलिए उन्हें इसे समझने में कठिनाई होती है। निवेदिता को इस संप्रदाय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए। अर्थात निवेदिता एक शिक्षिका है जो ग्रामीण परिवेश के स्कूलों में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बना रही है, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि होने के कारण
वहाँ के बच्चे जो हैं सो प्रदूषण शब्द से अवगत नहीं हैं। वो इससे पहले कभी प्रदूषण शब्द को सुना ही नहीं है, इसलिए उसे यह शब्द समझने में कठिनाई होती है। जाहिर सी बात है, जो आपके लिए नया शब्द होगा उसे आपको समझने में कठिनाई होगा। तो निवेदिता इस संप्रत्यय को शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेगी, अर्थात वह कौन सा विधि अपनाएगी जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक समझ पाएंगे। तो व्याख्या करने से बच्चा वह नया शब्द है उसे समझ नहीं पाएगा। फिर है विचार मंथन, यह भी सटीक नहीं है क्योंकि इससे भी वह समझ नहीं पाएगा। कठपुतली द्वारा नाटक, यदि आपको बच्चों के सामने नाटक को प्रस्तुत किया जाएगा तो इससे बच्चा वह चित्र को देखेगा, उसके मन में एक छवि बन जाएगी। और क्षेत्र भ्रमण कराने पर बच्चा खुद को उसमें इन्वॉल्व कर पाएगा, अर्थात बच्चा जो है सो सक्रिय रहेगा। और आपको किसी भी हालत में बच्चा को एक्टिव करना है। यदि बच्चा आपका एक्टिव रहता है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाता है, तो इसके लिए बच्चा किस स्थिति में ज़्यादा एक्टिव हो, तो यह दो जो स्थिति है इसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव है। तो इसलिए आपका इस प्रश्न का जवाब जो होगा वो सी और डी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब है परिवार एवं मित्र। पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। चेतन जो है वह परिवार और मित्र जो एक यूनिट है, एक इकाई है, उसको पूर्ण होने पर विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य नहीं है। इसमें जो उद्देश्य दिए गए हैं तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। तो विद्यार्थियों के प्रगति का आकलन करना, यह भी उसके सर्वाधिक जो है सो उपयुक्त उद्देश्य है। विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, यह भी उसका जो है सो उद्देश्य है। अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना। अब है विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित करना। यदि आप बच्चे को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित करते हैं तो इससे बच्चों का विकास नहीं होगा, उसके मन में एक निगेटिव बातें आ जाएगी। तो यह जो है सो ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको ए, बी और सी देखते हैं किस ऑप्शन में है। ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब है विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। वह जो है सो शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए। तो कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को, यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे तो आपकी कक्षा का विकास नहीं हो पाएगा, इसमें तो सभी बच्चा इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो यह नहीं होगा। कक्षा का सबसे शरारती विद्यार्थी को, यह भी नहीं होगा। छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे, यह होगा। इसमें सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे और सभी को इसके प्रति सोचने का अवसर, समान अवसर मिलेगा। तो आपका यह सटीक आंसर होगा। गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी सोनू दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से नहीं आ रहा है। अभिभावक से बात करने से पता चलता है कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है।
वह दृष्टि बाधित है, जिसके कारण से बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को सोनू को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए? तो उसके कक्षा का जो विद्यार्थी है सोनू, वह दृष्टिबाधित है, तो वह जो है सो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वह किसी अन्य प्रक्रिया में भाग भी नहीं ले पाता है और उसे बोर्ड भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए वह कैसे स्कूल आए, इसके अभिप्रेरित करने के लिए क्या करना चाहिए? उसे घर से पढ़ने की स्वीकृति देना चाहिए, उसके अभिभावकों को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद कक्षा नाटक की योजना बनाकर सोनू के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। तो यदि आप शिक्षक के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसमें उसे इन्वॉल्व होने का अवसर उसे मिलेगा, तो फिर वह इसके प्रति जो है सो सजग हो जाएगा, उसे इसमें मन लगेगा, वह इसके प्रति एक्टिव हो जाएगा और फिर वह स्कूल आने लगेगा। तो इसका सबसे सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि उसे आप आगे की सीट पर बैठाते हैं तो उसे बोर्ड तो दिखाई देगा, लेकिन वह अन्य प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएगा, क्योंकि वह एक्टिव नहीं हो पाएगा। इसका सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऋषि, चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं, पढ़ने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनता है, इस पर चर्चा करना चाहता है। यह जो एक ईवीएस का चैप्टर है, चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं, इसके पढ़ने की योजना बना रहा है। वह रेशम कैसे बनता है, इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सी होगी? उसके लिए जो है सो सबसे उपयुक्त विधि जो है सो वह कौन सी होगी? तो कक्षा चर्चा। देखिए, रेशम कैसे बनता है, इसको जानने के लिए आपको थ्योरी पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी आवश्यकता होगी। यदि आपके पास प्रैक्टिकल का ज्ञान नहीं होगा, आपने करके नहीं देखा होगा, तो फिर आप इसे नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे सटीक आंसर होगा रेशम पालन इकाई का भ्रमण करना। यदि जहाँ पे रेशम का पालन किया जाता है, उस जगह आप जाकर वहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ पे कैसे उसका पालन किया जाता है, तब आपको उसकी सारी जानकारी प्राप्त होगी और उसके बाद आप जब पढ़ेंगे तो आपको सीधा सीधा समझ में आएगा, क्योंकि आप वहाँ पे उसे देख कर आएंगे। अन्यथा आप विशेषज्ञ से वार्ता करेंगे, आप जो है सो आपको वहाँ से थ्योरी मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकल जो करके सीखने का ज्ञान होता है वह आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको भ्रमण करना, अर्थात अपने को इन्वॉल्व करना उसमें पड़ेगा फिजिकल रूप से। अब है पाठ्यचर्या। पर्यावरण अध्ययन के लिए अध्यापक को करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो पाठ्यचर्या का निर्माण, पाठ्यचर्या का पालन, पाठ्यचर्या का स्थानांतरण, पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा पाठ्यचर्या का निर्माण। पर्यावरण अध्ययन के लिए अध्यापक को करना चाहिए। पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए पाठ्यचर्या शिक्षक बालकों को ध्यान में रखकर उसके शिक्षण हेतु पाठ्यचर्या का निर्माण शिक्षक कर सकते हैं। तब जो है सो वह बच्चे को ठीक प्रकार से
शिक्षण दे पाएंगे। अब है कक्षा पहली और दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कक्षा पहला और दूसरा है उसमें पर्यावरण अध्ययन का कोई बुक नहीं है। पर्यावरण अध्ययन का बुक क्लास 3 से स्टार्ट किया गया, तो पहला और दूसरा में नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि का आंसर आपको देना है, इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को पर्यावरण अवधारणाएं पढ़ना कठिन है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कठिन है। पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। उसे जो है सो पर्यावरणीय घटकों को भाषा अर्थात लैंग्वेज और गणित के रूप में समाहित करके दिया गया है, जो कि वह पहले पर्यावरण के भाषा और उसे अन्य विषय के साथ जोड़कर पहले वह समझ पाए, उसके बाद उसके लिए अलग से पर्यावरण अध्ययन का जो है सो किताब प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। अब है रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? तो रमेश जो है सो जंतु को पढ़ने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? पहले से लिखित नाटक का चयन का निर्देशन करें। इससे तो विकास होगा नहीं, आप कहीं से लाए कॉपी और पेस्ट कर दिए, तो यह तो हमारी शिक्षा नीति बिल्कुल भी नहीं अलाउ करती है। अब यह स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें। यदि आप यहाँ पे पढ़ाना होगा, पढ़ाने के लिए, तो यदि आप स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करते हैं तो इससे बच्चों का तो डेवलप नहीं होगा, इसमें तो आप खुद उसमें जो भी सोच कर लिखे हैं। फिर है विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें, तो यह इसका सबसे सटीक आंसर होगा, क्योंकि इसमें विद्यार्थी का इन्वॉल्वमेंट होगा, वह अभिनय भी करेगा और वह नाटक लिखेगा भी। जंतुओं के प्रति वह सजग होगा, अवेयर होगा और उसके सभी पहलुओं को वह समझ पाएगा कि कौन सा जंतु के बारे में हमें चूज किए हैं, उसका जो गुण है वह उसके अनुसार है या नहीं है, और उस पर वह अभिनय कर पाएगा। अब है जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भर दिया। आकाश का जो वो बनाया, इसमें हरा रंग वह भर दिया। उसने इस रंग को क्यों चुना? उसने इस रंग को क्यों चुना, यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी आकाश से आता है। तो तालाब में जो पानी भरा हुआ है और वह पानी हरा है, और वह पानी जो है सो आकाश से आता है, इसलिए आकाश का रंग हरा होगा। शिवांगी को उसे यह समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उनकी सृजनात्मकता की सराहनीय करना चाहिए। यह तो नहीं है, क्योंकि वह तो गलत रंग भर दिया है। उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है, उसे आप बता दीजिएगा, लेकिन उसे विश्वसनीयता देने के लिए आप जब तक उसको आकाश को दिखाएंगे नहीं, उसका अवलोकन नहीं कराएंगे, तो वह इसे समझ नहीं पाएगा। तो विद्यार्थियों को आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि विद्यार्थी को आकाश एक बार आपको दिखा देना चाहिए और उसका अवलोकन करवाना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी वह समझ पाएगा कि आकाश का रंग नीला होता है, क्योंकि उसने वह देखा है। तो उसमें
वह अपने आप को इन्वॉल्व किया है, वह एक्टिव रहेगा और उसके प्रति वह अपना सोच डेवलप कर पाएगा कि आकाश का जो सही कलर है वह नीला है, जब हम उसे आकाश का अवलोकन करवा देते हैं। अब है, यह सभी जो प्रश्न है यह सभी पेडागोजी का प्रश्न है और इसमें आपको ऑप्शन बहुत ही कंफ्यूज करेगा, इसलिए आपको इसका जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। और आप दोस्तों, आपको यह सेशन कैसा लगता है एक बार शेयर अपने दोस्तों में करें और लाइक और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। अब आज का हमारा यह सेशन आपको कैसा लगता है यह आप हमें कमेंट करके और लाइक शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चलते रहे कि आपको यह सेशन कैसा लग रहा है और यदि इसमें कुछ कमी है तो मैं उसका सुधार करने का प्रयास करूंगा। अब है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोगी है। तो रचनात्मक आकलन आप किस प्रकार बच्चों का कर सकते हैं, अर्थात बच्चों का सर्वांगीण विकास आप कैसे कर सकते हैं। तो सहपाठी आकलन, स्वयं आकलन, यह तो रचनात्मक आकलन के अंतर्गत नहीं आता है। रचनात्मक आकलन के लिए यह तो सीखने के लिए आकलन है। अब है अवलोकन। अवलोकन आप करते हैं तो इसके हर एक पक्ष का इसमें आप सटीक जो है सो आकलन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा है दृष्टांत अभिलेख। यह होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें आप ऑल एस्पेक्ट को प्लस पोर्टफोलियो दोनों का अध्ययन, इसमें दोनों को समाहित किया जाता है। ऑल से मतलब है उसके सभी व्यवहारात्मक पक्ष, उसके जितना भी व्यवहारात्मक पक्ष है उसके बारे में, तथा पोर्टफोलियो से मतलब है कि उस बच्चे का जो शैक्षणिक रिकॉर्ड रहा है वह शिक्षक के द्वारा जो रखा गया है उन सभी का इसमें समावेश किया जाता है। तो यह रिकॉर्ड जो है दृष्टांत अभिलेख, इसके द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास अर्थात रचनात्मक आकलन किया जाता है। तो इसका सबसे सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब है निम्नलिखित में से किस राज्य के समूह में अरब सागर का एक तट है। अरब सागर जो है वह जिस किनारे है उस किनारे कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, आपका प्रश्न यह है। तो साथियों, इस प्रश्न को करने के लिए आपको मैप का आना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको मैप का अनुभव नहीं है तो आप फिर वहाँ पे गलती कर पाइएगा, आप वहाँ पे सही से नहीं बना पाइएगा। तो मैं प्रत्येक सेट में 1 से 2 क्वेश्चन मैप से रिलेटेड आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, जिससे आपको 10-20 सेट करने के बाद फिर आपको ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैप बहुत ज़्यादा याद ही हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है कि अरब सागर, तो पहले आप देखिए अरब सागर है कहाँ। तो देखिए ये अरब सागर है, यहाँ पे अरब सागर है। इसके किनारे जो है वो पहला तो गुजरात है, उसके बाद दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा कर्नाटक है, यहाँ पे एक गोवा भी है, 4 नंबर गोवा है, कर्नाटक हो गया, ये केरल हो गया, 5 हो गया, उसके बाद केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात हो गया। अब आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में क्या आंसर है इसका। तो आंध्र प्रदेश तो वहाँ पे है नहीं,
आंध्र प्रदेश तो आपका इधर है, जो कि बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। देखिए ये बे ऑफ बंगाल है, तो इसमें पड़ता है, तो यह तो ऑप्शन आपका पहले छट गया, तो यह नहीं होगा। अब आंध्र प्रदेश जिस जिस में है वह ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो आप छांट दिए। अब है इसमें केरल, देखते हैं केरल कहाँ पे है। तो केरल तो है। अब है कर्नाटक, कर्नाटक भी है। पश्चिम बंगाल देखिए कहाँ है। तो पश्चिम बंगाल ये है, वेस्ट बंगाल, तो यह तो और यहाँ से दूर दूर का वास्ता नहीं है, तो यह भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो अब आपका ऑप्शन होगा ये कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो इस तरह से आपको यदि मैप सामने रहेगा और आप जब 20 से 25 सेट मैप के सवाल को मैप की सहायता से कर लेंगे, तो फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि इससे ज़्यादा सीटेट में नहीं पूछा जाता। सीटेट आप जब प्रीवियस ईयर देखिएगा तो इससे ज़्यादा जो है सो या तो आपको पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश से आपको महाराष्ट्र आना है तो किस किस राज्यों से गुजरना पड़ेगा, या फिर आपको जैसे मध्य प्रदेश का जो पड़ोसी राज्य है यह पूछ देगा, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पूछ देगा और अरब सागर या नदी के बारे में। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब है मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन है। देखिए मैंने अभी बोला पड़ोसी राज्य से भी आपको सवाल पूछेगा और पूछता है। आप जब प्रीवियस ईयर को देखिएगा वेबसाइट से, तो वहाँ पे ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं। तो पहले देखिए मध्य प्रदेश है कहाँ मैप में, तो देखिए ये रहा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से जो सटे हुए राज्य है वह पहले तो गुजरात है, फिर राजस्थान है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। देखिए झारखंड और मध्य प्रदेश के बीच उत्तर प्रदेश घुसा हुआ है, तो यह नहीं होगा। उसके बाद महाराष्ट्र है 5 नंबर में। तो यह 5 राज्य जो है सो इसके साथ इसके पड़ोसी राज्य हैं। तो आपको देखना है कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन हैं। तो राजस्थान है। उड़ीसा तो यहाँ पे नहीं है। उड़ीसा देखिए कहाँ पे है, गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा यहाँ पे है। तो उड़ीसा तो इसमें है नहीं, तो उड़ीसा आपका नहीं होगा। उसके बाद तेलंगाना भी नहीं है, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। देखिए हरियाणा तो यहाँ है, तो हरियाणा भी नहीं होगा। तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। देखिए गुजरात ये रहा, महाराष्ट्र ये रहा और छत्तीसगढ़ ये रहा। ये तीनों जो है सो मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। यहाँ पे आपको इसके आसपास जो थोड़ा सा दूर पर है वह आपको ऑप्शन में दे देगा। जैसे कि यहाँ पे तेलंगाना आपको दे दिया था, तो फिर आप जो है सो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इस कन्फ्यूजन के लिए आपको मैप का थोड़ा अध्ययन कर लेना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन से राज्य हैं। उसके बाद इन सभी को एक बार ठीक प्रकार से आप देख लीजिएगा। अब है निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इसमें कुछ त्यौहार हैं जो कि पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो देखिए पहले चैत पूर्णिमा में रामनवमी मनाया जाता है, हनुमान जयंती। उसके बाद है बैसाख पूर्णिमा, इसमें मनाया जाता है बुद्ध जयंती। उसके बाद है सावन पूर्णिमा, इसमें मनाया जाता है रक्षाबंधन।
उसके बाद फाल्गुन के पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा इसमें मनाया जाता है होली। उसके बाद आषाढ़ के पूर्णिमा, इसमें मनाया जाता है गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती। यह सभी महत्वपूर्ण जो त्यौहार हैं, यह सभी आपको पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। तो आपको इस ऑप्शन में देखना है कि कौन कौन है जो कि पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो दिवाली, दिवाली तो हम नहीं बताए हैं इसमें, दिवाली महाशिवरात्रि यह नहीं होगा। रक्षाबंधन सावन के पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती आषाढ़ के पूर्णिमा, होली फाल्गुन के पूर्णिमा में, तो आपका ऑप्शन बी होगा। अब आपको महाशिवरात्रि यहाँ है, यह भी नहीं होगा, दिवाली यह भी नहीं होगा। तो आप इस सभी को लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा। पूर्णिमा से जितना भी रिलेटेड प्रश्न था हमने यहाँ पे उसको लिख दिया। अब है हमारे देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सांप की जो प्रजाति पाई जाती है वह कितने प्रकार की जहरीले सांप की प्रजाति पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं जो कि जहरीले होते हैं। 1 नंबर पहला होता है नाग, जिसको कोबरा बोला जाता है। दूसरा होता है दुवैया, दुवैया। तीसरा होता है करैट और चौथा होता है अफाई। इससे बाहर आपको सांप के कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाता है तो कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, और उसमें नाम दे दिया जाता है आपको। यह 3 नाम दे दिया जाएगा और एक अलग नाम दे दिया जाएगा। फिर आपको ऑप्शन में छांटना पड़ेगा कि अलग कौन है और जो इसके प्रजाति हैं वो कौन है। इससे बाहर आपको सांप से प्रश्न नहीं आते हैं। अब है पर्यावरण को कितने क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। तो पर्यावरण को कितने क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। तो पर्यावरण को जो है सो 4 क्षेत्र में विभाजित, 4 क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें है पहला नंबर है स्थल मंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है वायुमंडल, वायुमंडल, और चौथा है इसमें जैव मंडल। यह 4 क्षेत्र में पर्यावरण को विभाजित किया गया है। इसी 4 क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य पर्यावरण का जो अध्ययन वो किया जाता है। तो आज का जो प्रश्न था वो इतना ही था। 15 प्रश्नों का सेट हम लेकर डेली आते हैं और उस प्रश्नों का जो आंसर है वो यहाँ पे वर्णित है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा यह सेशन आपको कैसा लगा, एक बार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि आप तक तो हमारे वीडियो पहुँचे ही, साथ ही साथ आपके दोस्तों तक भी हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो मिलते हैं हम अगले नए एपिसोड के साथ, नए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कशन को लेकर हम आएंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न हो तो आप हमारे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मैं उन प्रश्नों का जवाब आपको देने का हर संभव प्रयास करूंगा। तो आप अच्छी तरह ऊर्जा के साथ
पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपको क्रैक करना है सीटेट दिसंबर 2022। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।